Hello, my dear 8th class students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to the Torque Institute. I am Anu Gupta, your favorite physics faculty, जो आज आप लोगों के लिए जो लाइट चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। और बेटा आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एज वेल। तो बेटा ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने पढ़ लिया है कि आखिर लाइट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बात करी कि आखिर मिरर, प्लेन मिरर भी होता है, स्फेरिकल मिरर भी होता है, और स्फेरिकल मिरर के यूजेस क्या क्या हैं, राइट। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, आज का जो लेक्चर रहने वाला है इसमें हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके लॉज देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे और साथ में कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हमें क्या करने हैं, जो आपकी 8th स्टैंडर्ड की बुक में काफी सारी एक्टिविटीज दी गई हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड, वो भी एक्टिविटीज हम साथ साथ डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली पूरा ये वाला कंटेंट कवर हो जाएगा, जिसमें आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ओके, जिन भी बच्चों को पहले वाले लेक्चर्स अगर देखने हैं, लेक्चर नंबर 1 और 2, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। और बेटा जो भी हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं वो सारे नोट्स भी आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, जिसमें सभी क्वेश्चंस होंगे, पूरा कंटेंट होगा, एंड दैट विल ऑल्सो बी इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लो आराम से, और आपके सारे नोट्स आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे। यस, ठीक है, समझ में आ गया क्या करने वाले हैं आज? तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में, फिर उसके लॉज देखेंगे कौन कौन से लॉज होते हैं, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द एक्टिविटी एंड क्वेश्चन, जिसमें हम लोग हॉट्स क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। हॉट्स क्वेश्चन क्या होता है? हॉट्स क्वेश्चंस आर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट कितना क्लियर है, कितना अच्छे से आपको समझ में आया है, वो पता लगाता है। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल आपको हॉट्स में मिलते हैं। ठीक है, लास्ट में हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एंड तक बने रहना, ताकि आपको लास्ट तक हॉट्स क्वेश्चन भी पता चले बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, वो जरूर हमें देखना है। ठीक है, करें शुरू। ओके, तो बेटा लाइट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट क्या होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ विच वी कैन सी द थिंग्स नियर अराउंड अस, है ना। लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम आसपास की चीजें देख पाते हैं। पर क्या आपने कभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये वर्ड सुना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन आपने सुना होगा कि मैम देखो ये जैसे इसकी ना पूरी रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रही है इधर इस तरह से, तो रिफ्लेक्शन इस तरह से वर्क। तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई भी सरफेस है, ठीक है, इस तरह से कोई सरफेस है। यूजली हम स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे ज्यादा अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो मान लो ये सरफेस है, तो हमने नोटिस किया कि इस पे ना जब भी लाइट फॉल करती है, मैंने आपको क्या बताया था, लाइट आप कैसे दिखाते हो, लाइक दिस, है ना, ऐसे दिखाते हो ना, दिस इज द रे ऑफ लाइट। तो आपने इस तरह से दिखाई। तो हम कहते हैं जब भी लाइट ऐसे सरफेस पे आती है ना, तो ये ना ये टकरा के ऐसे वापस चली जाती है, ऐसा बोलते हैं। whenever the light falls on any surface it reflects back, वापस चले जाना। तो ये जो लाइट इस तरफ आती है ना, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो टकरा के गई इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो हम कहते हैं जो भी लाइट आएगी वो टकरा के वापस चली जाएगी, ये हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये पता है बिल्कुल किस तरह से है? जैसे मान लो आपके हाथ में कोई एक बॉल है, ठीक है ना, उस बॉल को हमने क्या किया, फटाफट से करके दीवार पे फेंक के मारा, है ना, तो दीवार पे आपने लाइट उसको बॉल को फेंका, तो क्या होता है ना, बॉल टकरा कैसे आ जाती है, ऐसे होता है ना। तो जैसे एक बॉल बाउंस बैक होके वापस आती है ना, उसी तरह से लाइट के साथ भी ये होता है कि लाइट जब कहीं फॉल करती है तो वो बाउंस बैक होके इस तरह से वापस आती है। अब बेटा जब भी हम इस चैप्टर में बात करेंगे, बार बार रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, तो डायग्राम अब हम ऐसा बनाने वाले हैं। बट एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी रेज हम बनाते हैं, जैसे ये इंसिडेंट रे है, तो किसी भी बल्ब से, ट्यूबलाइट से, या फिर हम कह सकते हैं सन से जो लाइट निकलती है उससे एक्चुअली इनफाइनाइट रेज निकलती है। तो रेज देखो कैसे बन रही है, वैसे ऐसे, मतलब बहुत सारी रेज आ रही है आपकी ऐसे, लाइक दिस। तो यू वे आर हैविंग द इनफाइनाइट रेज, है ना, बहुत सारी रेज आ रही हैं आपकी, लेकिन हम लोग सिर्फ दिखाने के लिए एक रे बनाते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग रहे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में आती इनफाइनाइट रेज है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जैसे ये रेज आई है,
टकराने के बाद ये ऐसे ही वापस चल जाती है, ये देखो ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। तो हम कहते हैं जो भी लाइट आई वो टकरा के वापस गई, इसको क्या बुलाया गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए राइट द डेफिनेशन, लिख लो। When a ray of light falls on a smooth and polished surface, smooth मतलब जो surface rough नहीं है, polished surface, light returns back to the same medium. सेम मीडियम का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आपने लाइट को यहाँ पे कहाँ से इंसिडेंट कराया? एयर से इंसिडेंट करवाया ना, ठीक है, एयर से इंसिडेंट करा के ये एयर में ही वापस चली गई, इसने मीडियम नहीं चेंज किया, ऐसा नहीं हुआ कि ये एयर से नीचे दूसरे उसमें चली गई है मटेरियल में। सो व्हेन द लाइट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, इसको क्या बुलाया जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बुलाया जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इतना लिख लो, ठीक है। थोड़ा सा समझने के लिए हम ऐसे भी देख सकते हैं, इट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। तो हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया। नाउ यू विल नोटिस वन थिंग, अपार्ट फ्रॉम इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर कुछ और भी ड्रॉ है। वो क्या ड्रॉ है? नॉर्मल। तो चलो मैं इसको ना आपको अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ कि बेसिकली क्या है और इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगे। चलो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले भैया आप एक ले लो अपनी पेंसिल और एक ले लो स्केल, ठीक है ना, और ये मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। चलो सबसे पहले बनाओ सरफेस, ठीक है, ये हमने बना दिया सरफेस। तो ये हमारा स्मूथ और पॉलिश सरफेस है, ठीक है। अब हमने कहा कि हमने क्या कराया, इस पे ना लाइट फॉल कराई। ये देखो ऐसे लाइट आ रही है बहुत सारी, तो मैंने बना दी एक पर्टिकुलर ऐसे लाइट आती है। तो जिस पॉइंट पे लाइट आ रही है ना, ये देखो कहाँ आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है ना, इस पॉइंट का नाम होता है, ये देखो ध्यान से, पी जो पॉइंट है इसको बुलाते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, यहां से लाइट टकरा के ऐसे चल जाती है, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये जो रे इस तरफ आती है, इस पे ध्यान से एरो बनाना नीचे की तरफ, इट इज कमिंग डाउन, तो इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो यहां से टकरा के ऐसे जा रही है इसको बुलाते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बुलाते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ये जो पॉइंट है ना, अब मैं इस पे क्या बनाने वाली हूँ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉ करने वाली हूँ। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। ये देखो ये एंगल देखो ध्यान से कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ से भी और इस साइड से भी 90 डिग्री। सो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस हो गया ये, तो इसको बुलाया हमने नॉर्मल, ठीक है। ये क्या कहलाता है? नॉर्मल। नॉर्मल समझ में आ गया मतलब क्या है? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और देखो और टर्म्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा। अब यहाँ नोटिस करो कि ना इंसिडेंट रे और नॉर्मल है ना, इनके बीच में ना एक एंगल बन रहा है, ये देखो एंगल आई। अब इसे क्या बुलाते हैं? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि कितने एंगल से हमने लाइट को इंसिडेंट किया, है ना। हो सकता है आपने लाइट को 30 डिग्री से सेंड किया हो सकता है 60 से, हो सकता है 45 से, मतलब किसी भी एंगल से आपने जितने से सेंड किया, दैट इज एंगल आई। और इसको नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बुलाया गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बुलाया गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब और नोटिस करते हैं कुछ और। अब देखो यहां देखा जाए तो दिस इज एंगल आई, यहां देखा जाए तो यहां भी तो एक एंगल बन रहा है ना, समझ आई बात? यहाँ भी तो एक एंगल बन रहा है, मींस द एंगल बिटवीन द सरफेस एंड द इंसिडेंट रे। इसका भी हमने एक नाम रखा विच इज कॉल्ड ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, विच इज कॉल्ड ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से हमने यहाँ पे भी नोटिस किया कि एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में, इसे बुलाया गया ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है, क्लियर? ओके, ठीक है। चलो अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज पूछूंगी आपसे, पहले ये यहाँ तक आप ड्रॉ कर लो अच्छे से सब कुछ। दिस इज ग्लैंस, GLANCE, ठीक है ना। अच्छा अब देखो एक चीज, एक बात बताओ, जैसे मैंने ये इंसिडेंट रे बनाई, मैंने ये रिफ्लेक्टेड रे बनाई,
ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोला दिस वन इज माय ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अच्छा, अगर ये एंगल आई है बेटा, ये एंगल आई है, तो व्हाट कैन आई कमेंट अबाउट द ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस? सोच के देखो, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, देखो सोच के, ये पूरा एंगल कितना है, ये देखो ये कितना एंगल है पूरा, इट इज 90 डिग्री, राइट। अब 90 डिग्री में से ये एंगल कितना है, आई, तो 90 में से अगर मैं आई को हटा दूं तो क्या ये एंगल नहीं बन जाएगा? देखो ध्यान से, क्या ये एंगल हमारा 90 डिग्री माइनस आई हो गया? मतलब कह सकते हैं ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 माइनस आई, राइट। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो दिस वन इज व्हाट, एंगल आर, और मुझे क्या पता है ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री में से एंगल आर माइनस कर दे, है ना, इस तरह से, तो ये क्या बन गया, 90 माइनस आर। सो आई कैन से glance angle of reflection is this and this is glance angle of incidence which is 90 minus angle I। बोल सकते हैं कि नहीं? क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? टर्म समझ में आ रही है? इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। जो जो टर्म्स बताई हैं उनको चाहे दोबारा से देख लो कि when the ray is coming towards the surface that is called the incident ray and the ray which is bouncing back that is known as the reflected ray, right? That is known as reflected ray. Then we have the angles, ठीक है ना। फिर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, then we have glance angle of incidence, glance angle of reflection, then we have normal। I hope all the points are clear, yes। चलो, so देखो इस तरह से हमने कुछ ऐसा बनाया and there is one more way to write the definition of reflection of light, ठीक है, क्लियर है, ये सारा हमने बना दिया, ओके। अब एग्जाम में बेटा आपका हो सकता है वो पूछ ले, एग्जाम में आ जाए, जैसे 1 नंबर का आ जाए डिफाइन इंसिडेंट रे, डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिफाइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको समझा तो दिया है, बट व्हाट विल यू राइट इन द एग्जाम, डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, इसलिए मैंने ये सारे आपके लिए डेफिनेशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, ओके। यहाँ पे सारा डेफिनेशन प्रोवाइड किया है, यू कैन सी दैट, ओके फाइन। चलें आगे, चल अब बात करते हैं लॉज की। हमने ये तो बात कर लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, भाई जो भी आप लाइट किसी सरफेस पे डालोगे वो बाउंस बैक करके वापस चल जाती है, दैट इज समथिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट अब हम बात करने वाले हैं कि जो रिफ्लेक्शन अक्कर करता है ना, ऐसा नहीं है रैंडमली कुछ भी कर दे, कहीं भी चला जाए, कोई भी एंगल बना ले, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम लॉज व्हिच इट हैज टू फॉलो। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने लॉज होते हैं, 2 लॉज होते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला लॉ देखते हैं क्या होता है। तो पहला लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों टर्म अभी हमने करी है ना, वही है ये, क्या क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस याद है, ये वाला पॉइंट हमने बोला था, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दैट लाइज इन द सेम प्लेन। क्या बोल रहा है कि ये सब किस में लाई करते हैं, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब इसका क्या मतलब हुआ, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। चलो इसको समझते हैं पहले। तो देखो प्लेन क्या होता है, प्लेन इज अ 2D सरफेस, 2D सरफेस को प्लेन बोलते हैं। जैसे ये है ना, दिस इज योर प्लेन, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं आ रहा ना, हाइट नहीं आ रहा ना, हाइट नहीं आ रहा ना, 2D बॉडी है, एक्स वाई एक्सल, एक्स वाई प्लेन, तो इसको प्लेन बोला जाता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है जो इसने बोला कि ऑल आर इन द सेम प्लेन, तो देखो वो ये कह रहा है, जैसे मान लो ये मेरा प्लेन है, दिस इज द प्लेन, ओके। हमने कहा इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही जाएगी, मतलब ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, नो, इट शुड बी, सॉरी, इट शुड बी इन द सेम प्लेन लाइक दिस, ऐसे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, देखो समझ में, मतलब ऐसा नहीं है रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं जा सकता, जैसे अभी है ना ऐसे, ऐसा नहीं हो सकता कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जाए, ये तो अलग प्लेन हो जाता है, ओके। और इनफैक्ट इन्होंने एक और पॉइंट बोला, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल, देन नॉर्मल इज ऑल्सो इन दिस प्लेन, ये देखो ऐसे, ऐसा नहीं है नॉर्मल ऐसे नहीं बन सकता, मतलब ऐसा नहीं कि आप रैंडमली नॉर्मल को ऐसे दिखा दो कैसे दिखा दो, नॉट लाइक दैट, ऑल थ्री शुड बी लाइक दिस, क्लियर।
ठीक है, ऑल थ्री शुड बी लाइक दिस। और थोड़ा बेटर विजुअलाइजेशन के लिए आप ये सोच सकते हो। भाई अब इससे तो क्लियर हो रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्या? अब तो समझ में आ रहा है ना कि व्हाट दे आर सेइंग, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मली सभी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ऐसा नहीं है कोई आगे पीछे चला गया। तो दिस इज समथिंग इज द फर्स्ट लॉ। ये आपको एज इट इज लर्न करना है। मैंने देखा है बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, मैम हमको समझ में आ गया, हम एग्जाम में लिख देंगे खुद से, और कुछ भी अनशंट लिख के आ जाते हैं, कुछ भी अनशंट लिख के आ जाते हैं। और कई बार तो क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लिख देते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सभी सेम प्लेन में लाया करते हैं। तो बेटा इसीलिए कहती हूँ समझो, बिल्कुल समझो पहले, लेकिन बाद में फिर याद कर लो उसे, ताकि एग्जाम में लिखते हो आप गड़बड़ मत करो। ठीक है, तो ये आपने कर लिया फर्स्ट लॉ। अब आ जाते हैं सेकेंड लॉ के लिए। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपने जितने एंगल से इसको फॉल किया होगा लाइट को, जैसे मान लो आपने 30 डिग्री से फॉल किया, तो 30 डिग्री से ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, उतने ही एंगल से वापस जाएगा। तो ये कह रहा है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऑलवेज अकर करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ कंडीशंस में इट ऑलवेज अकर्स लाइक दिस, तो ऑलवेज। ठीक है, तो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, ये 45 है ये, तो ये भी 45 है, 60 है तो ये भी 60, लाइक दैट। ओके, जैसे अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे अगर मान लो इस तरह से डायग्राम दिया गया है, ऐसे बनाया गया डायग्राम है, ठीक है, और ये एंगल दिया गया बेटा 60 डिग्री। चलो मुझे बताओ व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दिस केस, कम ऑन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इफ आई विल सी दिस, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मुझे ये पता चल रहा है कि दिस इज कमिंग टुवर्ड्स द सरफेस, यानी कि ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा विच इज 60 डिग्री। क्लियर, वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन क्लियर है? देखो नेक्स्ट, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे गिवन है, कि ये रे आई है इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है ये एंगल 25 डिग्री। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कम ऑन, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या आंसर होगा? चलिए राइट इन द कमेंट्स व्हाट्स योर आंसर, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दिस केस, इज इट 25? यस, इट इज 25? नो, इट्स नॉट 25। देखो ना तुम ध्यान से, ये जो गिवन है दिस इज नॉट योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये इंसिडेंट रे है, राइट? तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो ये एंगल कौन सा है, दिस इज एक्चुअली योर ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो ग्लांस एंगल आया है ना 25। तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे नोटिस करो पूरा, ये पूरा एंगल कितना है, दिस इज 90, है ना, ये पूरा एंगल कितना है 90, ये कितना है 25। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल आई को निकालने के लिए हमें 90 में से 25 को माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 65। तो एंगल आई 65, और अगर एंगल आई 65 है तो एंगल आर भी 65 होगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना थोड़ा सा क्वेश्चंस में कि कैसे क्या गिवन है, ये समझ में आया? ओके, या तो डायरेक्ट ऐसे गिवन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन हो rather than that। चलो एक और सवाल मेरा इसी में, ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपको दिया है 25, मुझे बताओ व्हाट इज द ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी क्वेश्चन में ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, चलो कौन सा होता है ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला होता है, ठीक है ना। ये कैसे निकालेंगे, ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है 90, और ये 90 में से 65 चले गए, 90 में से 65 चले गए, तो ये एंगल मिल जाएगा विच इज, यस विच इज 25। तो यार एक चीज हमने कंक्लूड नहीं करी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं में एक बात समझ में आई कि ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट ये भी तो सही है कि ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस भी तो हमेशा फिर ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही आएगा, आएगा कि नहीं? वो तो आएगा ही फिर। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चंस में अगर आप ये पॉइंट यूज करते हो तो उसमें कोई गलत नहीं है।
बाकी लॉ में ये लिखना है आपको, ठीक है। वैसे आपको ये ध्यान रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्लैंस एंगल आई हमेशा ग्लैंस आर के इक्वल होता है। बोलो यहाँ तक क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक और सवाल। अब मान लो आपको ना लाइट जो फॉल करी, वो कैसे फॉल करी इस बार, ऐसे स्ट्रेट, ऐसे। चलो बताओ, अगर ऐसे लाइट आएगी, अगर लाइट ऐसे आएगी तो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में क्या कमेंट कर सकती हूँ? मुझे आपको क्या लगता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल विद द नॉर्मल। अभी अगर मैं आपको बोलूं नॉर्मल ड्रॉ करो, तो आप नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे? यू विल ड्रॉ द नॉर्मल लाइक दिस, है ना। इस पॉइंट में नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करोगे। अब बताओ नॉर्मल और इसके बीच में क्या एंगल दिख रहा है? नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल, और इसके बीच में कोई एंगल है क्या? दोनों ऐसे है ना, सो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो एंगल आई अगर 0 है तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ये ध्यान रखना। इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट वी कैन सी, एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं जब लाइट यहाँ आएगी तो कैसे जाएगी? टकरा के सीधी चली जाएगी, ठीक है ना। ऐसे दिखाओगे आप कि लाइट टकरा के ऐसे वापस चली जाएगी, बाउंस बैक लाइक दिस। तो ऐसे दिखा सकते हो आप। एंगल आई एंड एंगल आर विल बी इक्वल टू 0 इन दिस केस। क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक बेटा हमने क्या किया, आपने दोनों लॉज की बात कर ली, लॉ 1 एंड लॉ 2। दोनों लॉज आप अच्छे से याद कर लो इस तरह से, ठीक है। इनको लिख लो एंड लर्न इट प्रॉपर्ली, ठीक है। यहां तक क्लियर है? क्या क्या बात करें हमने? रिफ्लेक्शन की बात कर ली हमने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर ली। अब आ जाते हैं कुछ चटपटे सवालों की तरफ, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। रेडी? बहुत आसान आसान सवाल आने वाले हैं, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना और ट्राई टू गिव द आंसर्स। शुरू करें? अच्छा, ये है आपका पहला सवाल। बताओ, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, डिफ्रैक्शन। क्या होता है? दैट इज रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट वन, द रे दैट इज कमिंग एंड हिटिंग द सर्फेस, जो रे सरफेस की तरफ आ रही है और उसको हिट कर रही है, उस रे का नाम हमने क्या रखा है? बोलो। दैट वन इज इंसिडेंट रे। वेरी गुड, इंसिडेंट रे। चलो नेक्स्ट देखो। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉम्पिटिटिव, दैट इज एनटीएससी में आया हुआ सवाल है, स्टेज 1 में। देखो क्या क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अरे इतना आसान सवाल, आसान नहीं है क्या? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस, गुड। अगला सवाल फिर से एनटीएससी में आया हुआ सवाल है, क्या है ये? पढ़ो। The law of reflection states that the incident ray, reflected ray, अरे ये तो हमारा law है, this is the first law. Incident ray, reflected ray and normal to the surface at the point of incidence all lie in the same, all lie in the same plane, है ना, plane, right? तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। चलो ये बताओ, जो परपेंडिकुलर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ड्रॉ करते हैं उस परपेंडिकुलर का नाम बताओ क्या होता है? क्या होता है उसका नाम? दैट इज नॉर्मल। ठीक है, याद हो गए ना, मतलब इस समझ में आ रहा है ना, सारे टर्म्स आपको याद हो गए हैं, इसका मतलब इफ यू आर एबल टू गिव द आंसर्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट ट्रू? समटाइम्स, ऑलवेज, व्हाट डू यू थिंक? ये कुछ कंडीशंस में, ऑलवेज ऑलवेज, कुछ भी हो जाए, कैसा भी सरफेस हो, कोई भी कंडीशन हो, हमेशा फॉलो करेगा। मतलब ये मत सोचना यार हम अर्थ पे हैं तो इट इज हैपनिंग, हम दूसरे प्लैनेट पे चले जाएंगे तो वहां नहीं होगा। नहीं भाई, होगा, वहां भी होगा। और अर्थ पे भी अगर आपका सरफेस इवन रफ है या फिर स्मूथ है, पॉलिश्ड है, अनपॉलिश्ड है, यू नो, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, कहीं भी, एवरीवेयर इट इज वैलिड। ठीक है ना, एवरीवेयर। चल, अब आ जाते हैं कि रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं बेटा। एक होता है रिफ्लेक्शन जो कि होता है स्मूथ सरफेस से, देख सकते हो आप जैसे कितना स्मूथ सरफेस है ना। तो एक रिफ्लेक्शन हमारा कहला सकता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, वेयर द सरफेस इज वेरी स्मूथ। और जहां पे सरफेस आपका थोड़ा रफ, देखो कितना रफ सा है, इरेगुलर सा सरफेस है, इसलिए इसका नाम रखा गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये जो स्मूथ रिफ्लेक्शन है ना, इसका एक और नाम है विच इज कॉल्ड स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ये याद रखना, कई बार पूछते हैं टर्म, स्पेक्युलर, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन का जो दूसरा टर्म है जिस कहलाता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन,
ठीक है। तो अब क्या है ना, दोनों में आप देखोगे सर्फेसेस कैसे है, एक में रफ है एक में स्मूथ है, इस तरह का सर्फेस दिया हुआ है। अब एक चीज जरूर ध्यान रखना, सर्फेस चाहे रफ है या स्मूथ है, लेकिन हमारे जो लॉज है ना रिफ्लेक्शन के, वो दोनों में वैलिड रहेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें वैलिड है उसमें वैलिड नहीं है एंड ऑल, मैंने पहले ही बता दिया वो हर जगह वैलिड होंगे, चाहे सर्फेस स्मूथ है या रफ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोनों में ही वैलिड होंगे। लेकिन अब अलग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब हम स्मूथ सर्फेस पे लाइट को फॉल कराते हैं, सारी की सारी क्या है, इंसिडेंट रे। ये देखो, ऑल द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जैसे ही वो सरफेस पे यहाँ फॉल करते हैं तो हम देखते हैं जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। जितने भी इंसिडेंट रे पैरेलल आई, रिफ्लेक्टेड लाइट भी पैरेलल चलेगी। ये आप यूजुअली कैसे केसेस में देखते हो, इन द केस ऑफ मिरर। मिरर के केस में या फिर हाईली पॉलिश सरफेस के केस में ऐसा दिखाई देता है कि जैसे उस डायरेक्शन से लाइट आई, इस डायरेक्शन में आपको दिख गई, है ना। इसीलिए क्या होता है ना, जैसे मिरर्स के केस में आप देखते हो कि जैसे ये मिरर है हमारा, तो इसमें क्या होता है ना, ये लाइट ऐसे आई और ये यहां दिखी, तो कोई बंदा जो यहाँ पे खड़ा है ना, उसको इसकी रिफ्लेक्शन दिखाई दे सकती है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई टेबल है ना, इस तरह से कुछ, तो ये टेबल उसको दिखाई दे रही है, इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ओके, और सारी रेज कैसे आ जाएंगी, पैरेलल। बट वही इरेगुलर रिफ्लेक्शन की मैं बात करूं, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि ऑल द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। ये कैसी है, इंसिडेंट रे। सो यू हैव पैरेलल इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे तो पैरेलल आ रही है, बट जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आप देख रहे हो वो पैरेलल नहीं है। दे आर इन सम रैंडम डायरेक्शन, दे आर इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, कोई इधर जा रही है कोई उधर जा रही है, तो दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों की डेफिनेशंस भी आप लिख लेना। अब इसका खास बात क्या है, जैसे मान लो ये आपके रूम में मान लो कोई टेबल रखी है, आपके रूम में कोई चेयर रखी है, दैट इज व्हाट, दैट इज इरेगुलर सर्फेस। और इसीलिए क्या होता है ना, जब उस पर लाइट फॉल करती है ना, तो आपको वो चेयर या टेबल रूम के किसी भी कॉर्नर से दिखाई देगी, है ना। कोई बंदा मान लो वहां खड़ा है, तो उस तक भी लाइट पहुंच रही है। कोई बंदा यहाँ खड़ा है, उस तक भी लाइट पहुंच रही है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, इरेगुलर सरफेस पे लाइट जब स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट बैक होके वो रैंडमली डायरेक्शन में चली जाती है, हर डायरेक्शन में फैल जाती है। तो हर डायरेक्शन में फैल जाती है, तो इसका मतलब जो बंदा हर जगह खड़ा है उसको दिखाई देगी लाइट, समझ में आया? तो ये हम बोल सकते हैं। ओके, चलो ऑन द बेसिस ऑफ दैट बताओ, क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा इरेगुलर सरफेस पे, यस और नो? बता चुकी हूँ, यस हर जगह वैलिड होगा ही होगा, उसमें कोई वही नहीं है। अगला बताओ, इसका क्या होगा, क्या स्पेसिफिक किसी सरफेस के लिए वैलिड है, कॉनकेव कॉन्वेक्स प्लेन, या फिर सभी के लिए, सभी के लिए वैलिड है, दिस इज वैलिड फॉर एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन किसको बताता है, स्पेकुलर, बोलो बोलो, स्मूथ रफ रिफ्लेक्शन थ्रू अ लेंस, कौन सा वाला है, स्मूथ सरफेस, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट स्मूथ सरफेस। नेक्स्ट देखो, एनटीएससी स्टेज 1 का एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है एनटीएससी स्टेज 1 में, कि आपसे पूछ रहे हैं कि अगर रफ सरफेस की बात हुई है तो रफ सरफेस पे किस टाइप का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, रेगुलर, डिफ्यूज, स्पेक्युलर, इरेगुलर, बताओ। सो वी कैन से ऑन द रफ सरफेस वी गेट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, और रफ सरफेस पे हम इरेगुलर भी बोल सकते हैं, तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, बी एंड डी। ठीक है, ओके, चलो इसका बताओ, दिस इज द assertion रीजन, assertion इज अ स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट फॉलोड? अरे भाई ये तो कतई गलत है, कितनी बार तो पढ़ लिया कि वैलिड है, ये तो गलत है। और डिफ्यूज में सरफेस रफ होता है क्या, हाँ ये बात तो सही है, डिफ्यूज में तो रफ होता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, बताओ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नाउ कम हियर, अब आ जाते हैं एक्टिविटीज पे। ओके, तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो समझ लिया क्या होता है, अब ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे। ये एक्टिविटीज बेसिकली किस चीज के लिए हैं, ये आपको ना सबसे पहली बात तो ये बताएंगे कि जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, ठीक है ना, कि लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो वो हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया है। ओके, एक्टिविटी की बेस पे। और दूसरी चीज, जो हमने लॉज हमने बनाए थे ना, दोनों लॉज, वो भी हमने इस एक्टिविटी की बेस से उसको प्रूव किया है। ये चीज हम कहना चाह रहे हैं, तो वो एक्टिविटीज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वी विल बी हैविंग द 3 एक्टिविटीज हियर। ठीक है ना, वन बाय वन सभी एक्टिविटी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली एक्टिविटी में क्या करना है, देखो ध्यान से। पहली एक्टिविटी में हमें ना एक प्लेन मिरर चाहिए, एक प्लेन मिरर चाहिए स्टैंड के साथ, ताकि हम प्लेन मिरर को ऐसे सीधा रख सके।
ठीक है, और हमें चाहिए क्या, टॉर्च, एक चाहिए हमें कॉम विद ब्लैक पेपर टू मेक अ थिन स्लिट, पेपर क्लिप, व्हाइट पेपर शीट एंड ब्लैक पेपर स्ट्रिप। तो इस तरह से ये सारा रिक्वायरमेंट्स होगा हमारा एक्टिविटी के लिए। कुछ सेटअप हम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो क्या करना है हमें। अब हमें व्हाइट पेपर को स्प्रेड करना है, टेबल के ऊपर बिछा देना है और उसके आगे मिरर लगा देना है। देखो इस तरह से मिरर लगा देना है। और जो अब क्या करना है, आपका जो कॉम रहेगा ना, अब कॉम में हमें पता है बहुत सारे स्लिट्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्लिट्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कवर ऑल द स्लिट्स विद द ब्लैक पेपर, सिर्फ एक छोड़ देना है। जैसे मान लो मैंने ऐसे करके सारा कवर कर दिया, सिर्फ बीच का एक स्लिट छोड़ दिया, ऐसे ब्लैक पेपर लगा दिया बाकी पे, तो सिर्फ एक ही स्लिट छूटना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो ये रिकॉम, और यहाँ पीछे लगा दिया आपने टॉर्च। टॉर्च क्या करता है भाई, लाइट देता है। तो जैसे ही वो लाइट देगा तो ये लाइट इस पर्टिकुलर एक स्लिट से पास होएगी और वो मिरर के ऊपर फॉल करेगी। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर रे जो हम देख पा रहे हैं, दिस विल गोइंग टू बिहेव लाइक द इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये हम ड्रॉ कर सकते हैं नॉर्मल। तो आप नोटिस करोगे कि आपको ना एक ऐसे रे दिखेगी आते हुए, विच इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, इस एक्सपेरिमेंट को आप करके देख सकते हो। ठीक है, कि आपको करना क्या है, एक प्लेन मिरर को सीधा खड़ा रखना है, अपना जो कॉम है उसके सारे स्लिट्स को कवर कर देना है, सिर्फ एक स्लिट को छोड़ के टॉर्च को यहाँ पे रखना है और लाइट इस तरह फॉल करके रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ओके, इस तरह से। अब अब हमने रिफ्लेक्ट बैक तो कर लिया, बट ऐसा है कि आप रैंडम किसी एंगल पे मत करो, आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे करके देखो। जैसे आपने एक बार 30 डिग्री करके देख लिया, एक बार आपने 45 कर लिया, एक बार आपने 60 कर लिया, एक बार आपने 65 कर लिया, ऐसे करके चेक करो। ठीक है, कि जब आपने 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट किया था तो चेक करो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना आया। ठीक है ना, आप इसकी हेल्प से पेन जो स्केल वगैरह है और आपका जो डिवाइडर डी होता है ना, डी, उसकी हेल्प से आप चेक करो अलग अलग एंगल्स, और फिर क्या करोगे, आप टेबल बनाओगे प्रॉपर। ठीक है ना, एक प्रॉपर टेबल बनाओगे और सारी चीजें लिखोगे। ओके, यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये आप यूज कर सकते हो टू मेजर द एंगल, इससे आप एंगल मेजर कर पाओगे। ओके, तो इस तरह से एक टेबल बना लेनी है। ठीक है, इस तरह से एक टेबल बना लेना और अलग अलग अपनी रीडिंग्स लिख देना। तो एक चीज तो आप नोटिस करोगे कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था ना, तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 0 आया। ठीक है, फिर आप क्या करना, एंगल ऑफ इंसिडेंस को 30 डाल के देखना। अब देखो आइडियली वैसे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 आना चाहिए, पर कई बार क्या होता है, ह्यूमन एरर हो जाता है या हमारे स्केल में कुछ एरर है, कुछ भी थोड़ा बहुत एरर है ना, तो हो सकता है कि आपकी रीडिंग शायद 29 डिग्री आए या फिर 31 डिग्री आए, ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई इतना थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हो, बट एग्जैक्ट क्या आंसर क्या आना चाहिए, 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही आपको टेबल बनानी है, जितने एंगल पे आप रखना चाहो रखो और कर सकते हो। ये वाली एक्टिविटी क्लियर हो गई कि फर्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या किया, ये सारे सामान लिया, इन सबको सेटअप किया, टेबल बनाया, और टेबल से हमें क्या क्लियर हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और कहीं ना कहीं जब आपने इस तरह से इसको फॉल कराया था व्हाइट शीट पे, तो आपने ये भी नोटिस कर लिया होगा कि ऑल दीज थ्री थिंग्स आर अकरिंग ऑन द सेम प्लेन। तो देखो हमारी लॉ हो गई ना फॉलो, राइट। चलो आ जाते हैं एक्टिविटी 2 पे। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वैलिड किया, एक्टिविटी 2 में देखते हैं क्या हो रहा है। चलो एक्टिविटी 2 के लिए उसने बोला कि कुछ सामान लेने हैं हमें। ठीक है, करेंगे क्या हम इस एक्टिविटी में, हम ना चेक करेंगे कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर पे जब हम लाइट को वो करते हैं, फॉल करते हैं, तो लाइट का बिहेवियर कैसा आता है, लाइट का बिहेवियर कैसा आएगा। ठीक है, ये सब सामान चाहिए उसके लिए। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये कॉम है, देखो इसके नीचे कॉम है, ये पूरा कॉम। अब कॉम में सिर्फ एक स्लिट को अनकवर नहीं छोड़ना है, कुछ ज्यादा स्लिट्स को अनकवर छोड़ना है, बाकी को कवर कर दो, बट इतने को आप अनकवर रख दो ताकि यहाँ से लाइट आ सके। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ताकि मल्टीपल पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपकी आए। अब आप क्या करो, वन बाय वन, जो मैंने बताया था आपको, टॉर्च लगा दो उसके आगे ताकि आपकी लाइट उसमें से पास हो सके कॉम में से, और फिर चेक करो वन बाय वन सभी मिरर्स पे। देखो सबसे पहले हमने चेक किया प्लेन मिरर पे कि ये जो लाइट है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या लगा रखी है, टॉर्च। ये टॉर्च से लाइट आई, ये हमारी कॉम है। ठीक है, कॉम में हमारी क्या थे, मल्टीपल स्लिट्स, तो हर एक स्लिट से इस तरह से लाइट इंसिडेंट कर रही है ना। तो हमने देखा कि लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर गई ऐसे, और कैसे करी है, पैरेलल टू ईच अदर। जितनी भी लाइट रे हम यहाँ देख पा रहे हैं वो कैसे जा रही है बेटा, पैरेलल टू ईच अदर। तो ये बिहेवियर हमने नोटिस किया प्लेन मिरर में।
समझ में आया कि जो भी लाइट हमने इंसिडेंट कराई थी, कैसी लाइट थी? पैरेलल इंसिडेंट बीम थी, है ना? पैरेलल इंसिडेंट रेट थी, तो वो पैरेलली रिफ्लेक्टेड रे आ गई इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। और लेकिन हमने जब उसके सामने क्या रखा? कॉन्केव मिरर रखा, ठीक है ना? बताया था ना कॉन्केव मिरर कहाँ से ला सकते हो? मम्मी का कॉम्पैक्ट उठा लो, ठीक है? कॉन्केव मिरर के सामने रख दो। कॉन्केव मिरर के सामने जब हमने रखा तो हमने देखा यार ये लाइट ना पैरेलल नहीं गई, ये तो सारी एक पॉइंट पे आके मिलने लग गई। तो ये बिहेवियर दिखाया कॉन्केव मिरर ने। तो इसने क्या बोला? व्हाटएवर द लाइट यू विल गोइंग टू fall on the concave mirror, it is going to converge the light। तो क्या बोलते हैं? कन्वर्ज होना। तो इसने क्या किया? लाइट को कन्वर्ज कर दिया। वहीं हमने कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जर्व किया कि जब भी हमने लाइट को फॉल किया तो पैरेलल नहीं गई, ना ही कन्वर्ज किया। हमने नोटिस किया उसने लाइट को क्या कर दिया? डाइवर्ज, अलग अलग डायरेक्शन में बिखेर दिया। तो इस एक्टिविटी से हमें कंक्लूड हो गया कि तीनों ही मिरर्स का किस तरह का बिहेवियर रहेगा, प्लेन, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स का। ठीक है, कुछ ये हमारी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, देखो, दैट्स हाउ यू कैन ड्रॉ। क्लियर? ये सब आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हो कि इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूड किया। गॉट इट? The laws of reflection apply to spherical mirrors, but due to their curvature, the reflected rays converges or diverges depending upon the mirror. Correct? कोई दिक्कत? समझ में आ गया है? अच्छी थी ना? दोनों एक्टिविटीज इंटरेस्टिंग है? यस। अब आ जाते हैं एक्टिविटी 3 पे। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी मैं सजेस्ट करूंगी आप या तो अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में करें, या अपने टीचर की प्रेजेंस में करें, या अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर की प्रेजेंस में करें, क्योंकि ये थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है। देखो क्या है इसमें, क्योंकि इसमें ना हम लोग क्या करेंगे? आग लगाएंगे कॉन्केव मिरर की हेल्प से। हम इसमें फायर फायर लगाने वाले हैं, आग लगाने वाले हैं। इसलिए बोल रही हूँ भाई अपने पेरेंट्स को साथ में रखना इस एक्टिविटी के लिए, ठीक है? करना क्या है इस एक्टिविटी में? हमें हमें इसके लिए चाहिए कॉन्केव मिरर। मैम कहाँ से लाएंगे भाई कॉन्केव मिरर? मम्मी का कॉम्पैक्ट ले आओ, कॉन्केव मिरर है ये, ठीक है? तो आप कॉन्केव मिरर ये यूज कर सकते हो, पापा का शेविंग मिरर यूज कर सकते हो। इस तरह से आपको घर पे मिल जाएगा। करना क्या है हमें? हम लोग को ना एक ना व्हाइट पेपर ले लेना है, और मैं सजेस्ट करूंगी आप व्हाइट पेपर जितना पतले से पतला हो सके ना उतना लो। आप एक काम करना, न्यूज़पेपर लेना सबसे बेस्ट, ठीक है? तो एक हम न्यूज़पेपर ले लेंगे छोटा सा, अपना कॉन्केव मिरर ले लेंगे, और उस कॉन्केव मिरर को सन की प्रेजेंस में रखेंगे कुछ ऐसे। ये देखो, सन की प्रेजेंस में रखोगे तो अब क्या होगा ना, सन की जो रेज हैं इस पे फॉल करेंगे और टकरा के ये इस पेपर पे आनी चाहिए। तो आप क्या करना, थोड़ा पेपर को आगे पीछे मूव करके देखना, ताकि जो वो इमेज बने ना थोड़ी फोकस बननी चाहिए, ऐसे नहीं ब्लर ब्लर सी बन रही है, थोड़ा सा शार्प सा इमेज बनना चाहिए। तो वहां ना थोड़ी देर के लिए पेपर को रख दो, ठीक है? और लाइट को पूरा फोकस होने दो इसके ऊपर। तो आप देखोगे आफ्टर सम टाइम वो पेपर में होल हो जाएगा, पेपर वहां से जलना शुरू हो जाएगा और वो धीरे धीरे होल बड़ा होगा। yes it happens because कॉन्केव मिरर का बिहेवियर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी लाइट हम इस पे फॉल कराते हैं वो क्या कर देता है, उसको कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे। तो जो लाइट रे आपको बिखरी हुई मिल रही थी वो सारी अगर एक ही पॉइंट पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी तो वहां गर्मी बढ़ जाएगी ना, वो हीटअप हो जाएगा, और हीटअप हो जाएगा तो आग लग जाएगी। समझ में आ रही बात? ये हम कहना चाह रहे हैं। सो व्हाट वी आर सेइंग इन दिस वन, यू हैव टू यूज अ कॉन्केव मिरर एंड थिन पेपर। उसके बाद आप सन की तरफ उसको फेस करके रखोगे, कुछ देर बाद क्या होगा? आग लग जाएगी, ठीक है? आग लग जाएगी, ठीक है? सो दीज आर सम ऑब्जर्वेशंस, ओके, व्हिच वी हैव सीन, ठीक है? ओके, अब इसी का ना बड़ा फायदा उठाया हमने। हमने कहा यार ये तो बड़ा सही है कि जो भी लाइट को हम फॉल करा रहे हैं वो सारे एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है। क्यों ना हम इसका बेनिफिट उठा लें? भाई हम तो इंसान हैं और हम हर चीज का फायदा उठाना जानते हैं, है ना? तो हमने भी क्या किया, हमने कहा यार इसका चलो फायदा उठाते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था सोलो कुकर, बताया था लास्ट क्लास में कि सोलो कुकर में हम क्या करते हैं, खाना बना लेते हैं कि कॉन्केव मिरर्स लगा देते हैं, वो कॉन्केव मिरर पे सनलाइट फॉल करती है और रिफ्लेक्ट होके खाने के ऊपर आती है, कॉन्सेंट्रेट होके तुम्हारा खाना जल्दी बन जाता है, राइट? हम मतलब जल्दी नहीं बनता, मतलब खाना बन जाता है बेसिकली, ओके। दूसरा हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, डिवाइसेस यूजिंग मिरर्स और लेंसेज टू फोकस सनलाइट फॉर हीटिंग लिक्विड्स। आप पानी को गर्म करने के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर स्टीम बनाने के लिए फॉर इलेक्ट्रिसिटी, लार्ज स्केल कुकिंग और सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेस इवन स्टील को मेटल मेल्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो हमने इतने सारे इसके एप्लीकेशंस बता दिए, तो ध्यान से इनको लिख लो कि भाई अगर कॉन्केव मिरर की हम बात करें तो इतने सारे कॉन्केव मिरर के यूजेस हैं, क्योंकि ये लाइट को एक जगह पे फोकस कर सकता है, तो हमारे इतने सारे काम आ सकता है कि वो क्या करेगा, पानी को गर्म कर देगा। पानी को गर्म करेगा तो उससे क्या बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी,
और स्टीम से हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, राइट। तो वो वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके चलो, अब इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में टॉपिक हो गया, कुछ क्वेश्चंस हो गए, कुछ एक्टिविटीज हो गई। अब दोबारा हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसा मैंने बताया था कि अच्छे अच्छे सवाल भी अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी रेडी हैं, करें शुरू। आई देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, एनएसटीएससी का सवाल है। ओके, एनएसटीएससी में आया हुआ सवाल है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द गिवन डायग्राम। बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्राई करो, कमेंट्स में आंसर बताओ इसका। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं ये थीटा दिया हुआ है, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है? नहीं, दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये है। अगर ये थीटा है तो ये कितना है, 90। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। बोलो, सिखाया था ना अभी। तो मतलब यहाँ क्या कह पा रहे हैं, एंगल आई कितना है, 90 माइनस थीटा। पर उसने क्या पूछा है, एंगल आर, एंड एज वी नो एंगल आई एंगल आर के हमेशा इक्वल होता है। तो 90 माइनस थीटा आंसर आएगा, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ना, सभी बच्चे पहले स्क्रीन को पोज करना, पहले खुद ट्राई करना, और फिर मेरे आंसर से मैच करके देखा करो, ठीक है। डोंट वेट कि मैम ही करके दे देंगी, ठीक है। सभी बच्चे खुद से ट्राई करेंगे पहले। चलो स्क्रीन को पोज करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। एवरीवन देखो, कर लिया? राइट द आंसर इन द कमेंट्स, ए बी सी डी, कौन सा आया है आपका आंसर, बताओ फटाफट से कमेंट्स में क्या आंसर आएगा। देखो क्या लिखा है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्री देन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। देखो ध्यान से, हमारा डायग्राम देखो, इसमें कैसे बनेगा। ये देखो, ये लाइट आई, ये चली गई। तो वो क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि ये एंगल 50 डिग्री दिया गया है, ये वाला। तो उसने क्या पूछा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्ट, पूरा एंगल पूछा, बताओ इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड तक। तो हमें क्या पता है, ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 हो गया ना पूरा एंगल। 50 प्लस 50 100 डिग्री, तो आंसर कितना होगा, 100, ठीक है ना, 100। सही है। चलो इसका बताओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सवाल है, इसका बताओ क्या दिया है। इसमें अलग अलग तरह के सरफेस दिए हैं, एक सरफेस S1 जो कि काफी स्मूथ है, एक सरफेस S2 जो कि काफी रफ है, सरफेस S3 थोड़ा जिगजैग है। तो पूछ रहे हैं कि इनमें से किस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। बोलो किस केस में, किस तरह के सरफेस में। भाई सभी सरफेसेस में, कितनी बार बताएं, सभी सरफेसेस में। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इसका देखो, assertion reason, रिफ्लेक्शन अकर्स एट एवरी पॉइंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर। बोलो होता है कि नहीं, स्फेरिकल मिरर मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे हर जगह रिफ्लेक्शन अकर करता है, सही है कि गलत है। फिर दूसरा कह रहा है क्योंकि हर एक छोटा छोटा पार्ट है ना जो स्फेरिकल मिरर का, वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है। जो स्फेरिकल मिरर है ना, जैसे देखो ये स्फेरिकल मिरर है ना, वो कह रहा है स्फेरिकल मिरर का कोई भी छोटा सा पार्ट उठा लो, दैट बिहेव्स लाइक अ प्लेन मिरर। इसलिए हर एक पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन। बोलो क्या लगता है, छोटा पार्ट मतलब ना, जैसे मान लो आपने ना बहुत छोटा सा इतना सा पार्ट उठा लिया है ना, मैंने कहा इसको जूम करके देखते हैं, जूम करके। तो जूम करके देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा ना, ऐसे आपने मान लो इतना छोटा सा कोई पार्ट उठा लिया, मैंने कहा जूम करके देखते हैं इसको, चलो, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर देखा जाए तो छोटे छोटे बहुत सारे प्लेन मिरर से मिलकर बना है। कहीं ना कहीं सही तो लग रहा है, तो यस दिस इज करेक्ट ओनली। तो हम कहेंगे एजर्शन रीजन दोनों ही स्टेटमेंट सही है। स्फेरिकल मिरर हमेशा क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन अकर करते हैं, और रीजन भी उसका एकदम सही है। तो ऑप्शन एक आएगा करेक्ट, ठीक है। चल इसको ट्राई करो। भाई मैम ये क्या क्वेश्चन है, समझ में ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझा दूं। दिस इज योर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। तो अपने दिमाग को खोल के बैठिए और क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करने की कोशिश करिए। पहले सभी बच्चे आराम से क्वेश्चन को पढ़ लो, ट्राई टू फाइंड द आंसर, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, करो ट्राई। हो गया, किया कोशिश। क्या है सवाल, यहाँ पे ना हमारे पास एक मिरर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास दो मिरर हैं, दो शीशे हैं, और दोनों शीशे कैसे हैं, दोनों मिरर्स हैं प्लेन मिरर, जो कि इस तरह रखे गए हैं, फर्स्ट मिरर सेकंड मिरर। अब हमने देखा कि एक मिरर पे लाइट आई है, देखो ऐसे, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये इस वाले मिरर का क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है।
उसने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे सेकंड मिरर से बनानी है, यानी कि लाइट टकराने के बाद सेकंड मिरर पे पहुंचेगी, राइट, देखो पहुंचेगी, तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। ध्यान से देखो, अगर ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे बनेगी, सोच के देखो ध्यान से, ऐसे कुछ। और एंगल की बात करें, अगर ये 30 है तो ये भी 30 बनेगा, बनेगा कि नहीं, है ना। और देखो, अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ऐसा बना सकते हैं। अब देखा जाए बेटा, ये 30, ये देखो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल हो गया, ये वाला नॉर्मल हो गया, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये रे ऐसे चली जाएगी, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आई ये आर। बोला ऐसे बनाएंगे कि नहीं, ध्यान से देखो मैंने क्या बनाया, रे ऐसे आई थी, फिर इस शीशे से टकराई तो यहाँ पहुंची, फिर इस शीशे से टकराई तो यहाँ पहुंची, कुछ ऐसे। तो हमने कुछ ऐसे ड्रॉ करी है, पर ये मैंने सिर्फ ड्रॉ करके बताया, अभी एंगल नहीं डिस्कस किए। अब मैं आपको कह दूं आई और आर की वैल्यू निकाल के बताओ भाई, निकाल सकते हो एंगल आई और एंगल आर, देखो नोटिस करो ठीक से, यहाँ पे देखो, अगर ये एंगल 30 है ना, तो मुझे एक बात बताओ, ये नॉर्मल है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 है तो ये 90 है ना पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना। ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ध्यान से देखो यहाँ पे भी ट्राइंगल बन रहा है, ये 60 हो गया। और ये एंगल कितना है, ये एंगल अपना कितना है 90, क्योंकि इसने क्या बोला था, दो मिरर्स कैसे रखे हैं 90 डिग्री के एंगल पे, राइट एंगल, राइट एंगल मींस क्या होता है, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, थीटा इज 90, 90 पे रखे हैं, तो ये 60 है 90, क्लियर है यहाँ तक, ये 60 है 90। अब बताओ ये 60 है 90, तो ये कितना होगा, बोलो बोलो कितना होगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया, और 30 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 60 डिग्री, है ना, क्योंकि ये पूरा 90 बन रहा है ना, तो एंगल आई कितना बन जाएगा 60 डिग्री, और एंगल आई 60 बनेगा, तो एंगल आर भी 60 डिग्री। देखो ध्यान से, देख लो ध्यान से, क्लियर, ओके। देखो ध्यान से, दोबारा से बता देती हूँ, ये रे आई, कितना एंगल है 30, ये रे गई, कितना एंगल है 30, ठीक है 30। अब यहाँ पे देखो, ये 30 है, ये 90 है, तो 90 माइनस 30 कितना होता है, 90 माइनस 30 कितना होता है 60, मतलब ये एंगल कितना हो गया 60, और ये एंगल कितना है 90। अब देखो मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे, मैं कह रही हूँ भाई एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये देखो ये ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, जिसमें मैं कह रही हूँ ये 90 बना हुआ है, ये 60 बना हुआ है, तो मुझे ये एंगल बता दो भाई, बताओ क्या लगा सकते हैं, सम ऑफ ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी ना, 90 प्लस 60 प्लस एक्स कितना होता है 180, 90 प्लस 60 प्लस एक्स इज 180, तो एक्स कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो उससे निकाला है मैंने, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो ये 30 आ गया, तो फिर ये कितना आ जाएगा 90 माइनस 30 दैट इज 60, इसलिए मैंने एंगल आई को 60 लिखा है, क्लियर, आप तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ये इनको बोलते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्कूल क्वेश्चन, मतलब ऐਵੇਂ नहीं बोलते हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो एनसीईआरटी एग्जाम्पल से आया हुआ सवाल है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि अगर अगर हमने एक ऐसा सेटअप किया है जहाँ पे यहाँ टॉर्च है, यहाँ पे एक छोटा सा होल बनाया है, इस होल से लाइट को पास कराया से, ये इंसिडेंट रे, तो वो कह रहा है रिफ्लेक्टेड रे आपको कहाँ मिलेगी, क्या आपको रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मिलेगी, डी पे, सी पे, बी पे, ए पे, कहाँ चांसेस लग रहे हैं, कहाँ चांसेस लग रहे हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ आई होगी, बोलो कोई डी पे आ सकती है, भाई नॉर्मल तो यहाँ बना है और नॉर्मल के तो हमेशा उधर जाती है लाइट, तो डी पे तो हो नहीं सकती, सी पे भी नहीं हो सकती, और बी का एंगल बड़ा छोटा बन रहा है, तो यानी कि क्या बनेगा एंगल ए, ठीक है ना, ए विल बी द आंसर, सही है। चलो आगे देखो, आगे देखो अगला सवाल, अब ये ट्राई करो, करो 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 करो, जैसे पहले क्वेश्चन कराया था कुछ वैसे से ही है, जिसका मैथ्स बढ़िया है वो तो बहुत जल्दी कर लेंगे, बाकी जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है वो भी ट्राई करें, बिल्कुल करें, हो जाएगा, या फिजिक्स के स्टूडेंट है मैथ्स तो आना चाहिए ना। देखो क्या लिखा है, दो मिरर्स ए एंड बी दे आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर, यहाँ पर a ray of light incident on mirror A at an angle of 25 falls on mirror B after reflection,
द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर बी, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है मिरर बी से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ये 25 डिग्री है, देखो अब ये क्या होगा, ये रे ऐसे जाएगी कुछ ऐसे, ये माना। तो अगर ये 25 एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 25, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 25। अब बेटा ये जो रे है ना, ये इसके लिए क्या हो गई, इंसिडेंट रे। तो अब इसकी रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगी, कुछ ऐसे जाएगी, जाएगी ना। तो वो आपसे ये एंगल पूछ रहे हैं, ये एंगल सोचो कैसे निकाले भाई, ये एंगल सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, कैसे निकाले। देखो ये 25 है, 25 है, ये पूरा 90 है ना, दिस वन इज 90, 90 में से 25 गए तो कितना बचा, 65। ठीक है, ये 90 है, 65, ये ट्राइंगल बन गया, ये देखो बना ना ट्राइंगल। तो लगाओ ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी, 90 प्लस 65 प्लस एक्स इज 180, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 25। और अगर ये 25 हो जाएगा तो वही 90 माइनस 25 विल बी 65, और ये 65 हो गया तो ये भी 65। क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है, जिस चीज का आंसर ये आया है बेटा बहुत अच्छे हैं, 65 इज द करेक्ट वन। अच्छा खासा सवाल था, पहले जैसे कराया था उसके जैसा ही था, अगर जिसने कर लिया इसका मतलब पहले वाला उसको समझ में आ गया। देखो ध्यान से, इफ दिस इज 25 तो ये 25, तो 90 माइनस 25 आपको 65 देगा यहाँ पे, है ना। और ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल, तो 90 प्लस 65 प्लस 25 180 बनेगा ना, तो इसलिए 25 आया। और ये 25 है तो 90 में से माइनस करो 25 तो 65 आएगा, तो ये भी 65। तो ऐसे आपको बना देना है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत आ गया। चलो इसके बाद के जो सवाल हैं वो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप, ये सारे अब आपको करना है, मैंने बहुत सारी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा दी है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है होमवर्क में, ध्यान से सुन लो, होमवर्क का टाइम आ गया है, ये करना है। देन वी हैव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सभी को ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने हैं नोटबुक में, ट्राई करना इन्हें। देन यू हैव ये भी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं, ये भी लिखने हैं आपको, ठीक है। शॉर्ट आंसर है, कुछ लॉन्ग आंसर है, और उसके बाद जिन बच्चों को हॉट्स में मजा आया था उनके लिए ये हॉट्स क्वेश्चंस भी हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है, सबको ये ट्राई करना है। सो आई होप आपको लेक्चर आज का मजा आया हो, इसमें सब कुछ क्लियर हुआ हो, एक्टिविटीज में भी इंटरेस्टिंग लगा हो, वो एक्टिविटीज जरूर ट्राई करके देख लेना, ओके, मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सब करके देखेंगे, ठीक है। तो बेटा ये सारे मैंने ऐड कर दिए आपके होमवर्क के लिए, पेरेंट्स जो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को बोलें कि ये क्वेश्चन जरूर करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर हो जाएगा टॉपिक। तो बेटा अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और वो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है लेंसेज के बारे में, यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेंसेज इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन सभी अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ओके, बाय, हैव फन।